नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज से करीब एक महीने पहले जब ये बात हुई कि अब हम लॉकडाउन की बात नहीं करेंगे, अब हम अनलॉक कर रहे हैं। अनलॉक 1 आ गया है और ऐसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बड़ी उम्मीद जगी कि अनलॉक होगा भाई। लेकिन अब हम आपको बताते थे ये इंडिया के मैप के माध्यम से कि अलग अलग राज्यों में अभी क्या स्थिति है अनलॉक 2 के आने से एकदम पहले बात करते हैं गुवाहाटी की। सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन वापस लगने वाला है गुवाहाटी में। सिर्फ दवा की दुकानें और अस्पताल खुलेंगे। रात का कर्फ्यू भी लगेगा गुवाहाटी में। 15 जून के बाद 700 से ज्यादा केस हो गए हैं वहां पर। इस वजह से असम की सरकार को लगा है कि नहीं भाई, वापस कुछ हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। राज्य में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, जैसे कि हमने आपको बताया, कर्फ्यू लग गया है। अब आइए पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया। तो यहां हम अनलॉक की बात कर रहे हैं, वास्तविकता यह है कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ गया है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वो पूरे देश भर में अलग अलग जगह यही है। राज्य में 15,000 से ज्यादा केस हो गए हैं और यह वहां की जो राज्य सरकार है उसके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू, यहां सब जगहों पर 4 जिलों में फिर से लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि प्रशासन को यह लग रहा है कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वजह से लॉकडाउन दोबारा लगा दिया। 19 से 30 जून तक यह लॉकडाउन इन सब जगहों पर लगाएगा। ये सब जो 4 जगह मैंने आपको बताई। आवारागर्दी की, और यह बड़ा अहम है, अगर आप लोग ऐसे ही बाइक लेकर के यूं ही निकल गए तो 100 रुपए से 300 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यह बड़ी यूनिक चीज वहां पर होने वाली है कि अगर आप सड़क पर दिख गए तो आप पर जुर्माना। अब आइए यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया इससे छूट गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए इतने सारी जगह हैं। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पर इन 6 जिलों में रात 8 बजे से, इन 6 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी कि आप रात में नहीं निकल सकते। पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक था ही यह कर्फ्यू। अब इसके टाइम बदली गई है। आप देख सकते हैं समय जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 12 घंटे का किया गया है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तेलंगाना में सभी बड़े बाजारों में सेल्फ लॉकडाउन, मतलब इससे पहले कि सरकार बोले, जो ट्रेडर बॉडी है उन्होंने बोला हम दुकान ही नहीं खोलेंगे क्योंकि जान ज्यादा बड़ी है, मुनाफा तो हम बाद में भी कमा लेंगे अगर जीवित रहे तो। सभी बड़े बाजारों में यह सेल्फ लॉकडाउन हो गया है। व्यापारी ने उन्होंने बोला है कि कारोबार से ज्यादा कीमती हमारी जान है और लोगों की जान है। तो एक सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू वहां पर या लॉकडाउन लोगों ने लगा दिया। अब बात करते हैं 2 बड़े शहरों की कि एक वक्त जब हम अनलॉक की तरफ चल रहे हैं तो असली स्थिति क्या है। देखिए, मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत ही तेजी से मुंबई, जो कि कोरोना कैपिटल से बदनाम थी, वहां की स्थिति यह हो गई है कि 19 जून में 33 दिन में मामले डबल हो रहे थे। यानी कि 10,000 से 20,000 या 20,000 से 40,000 कितने दिनों में हो रहे थे, उसकी जो स्पीड थी वो 33 दिन थी। ये बढ़ करके 40 पार हो गई। यानी कि ये अच्छी बात है कि अब मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी एक समय में बढ़ रहे थे। यही अगर ट्रेंड धीरे धीरे चले तो फिर मामले फ्लैट होंगे और फिर कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी पकड़ी। जल्दी से वो ग्राफिक आपको वापस दिखाते हैं। दिल्ली का आपको आलम बता दें। दिल्ली का आलम यह है कि यहां पर डबलिंग रेट 14 दिन है और कम हो गया है, जबकि वास्तविकता आपको जरा दिखा दे। ये देखिए, दिल्ली में 19 जून और आज 14-14 दिन लग रहे हैं मामले डबल होने में। यानी कि ये बहुत गलत बात है। जो चीज 40 दिन में मुंबई में हो रही है वो 14-14 दिन में दिल्ली में हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी नहीं, कोरोना राजधानी भी बन गई दिल्ली। अब आपको बताते हैं दिल्ली में समस्या बहुत खतरनाक, यानी कि हमको तुरंत इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जितने मामले हैं उतने बहुत सारे देशों में भी मामले नहीं है। देखिए, दिल्ली में आप मामलों का फिगर करीब करीब 74,000, स्वीडन में 63,000 ही है, 50,000 के आसपास इंडोनेशिया में 52,000, जापान में 18,000 मामले हैं। तो आप देखिए पूरे पूरे देश से आप तुलना कर सकते हैं सिर्फ हमारी राष्ट्रीय राजधानी की। यह स्थिति हो गई है अब दिल्ली की, इतनी भयावह स्थिति हो गई है। अब कई पड़ोसी देशों में भी
उनसे भी ज्यादा केस दिल्ली में है। जैसे नेपाल की आप बात कर लें, अब आप एक आर्ग्यूमेंट ये जरूर दे सकते हैं कि हो सकता है वहां उतनी टेस्टिंग ही ना हो रही हो, लेकिन फिर भी 70 मामले हैं कुल भूटान में, वो देश है। और दिल्ली का हाल देख लीजिए, श्रीलंका में 2000 कुछ मामले हैं, दिल्ली का हाल देख लीजिए। मालदीव में 2277 मामले हैं, दिल्ली का हाल देख लीजिए। अफगानिस्तान में 30,000 मामले हैं पूरे देश में, और हमारे यहां देख लीजिए 73,000 से ऊपर मामले, 75,000 हो जाएगा कल तक अगर इसी रफ्तार पे चला। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली को और दिल्ली में जो बढ़ते हुए मामले हैं, इनको बहुत ही ज्यादा गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। क्या हमने जल्दी लॉकडाउन खोल दिया? क्या दिल्ली में जो लड़ाई हो रही थी एलजी वर्सेस केजरीवाल वर्सेस होम मिनिस्टर, इस सब के चक्कर में दिल्ली की ये हालत हो गई? मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि केस बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त बेड हैं। आइए सुनते हैं। दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूंगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 74,000 टोटल केस अभी तक हुए, इनमें से 45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो लोग बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। ज्यादा टेस्ट करने की वजह से ज्यादा संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन लोग ठीक बहुत तेजी से हो रहे हैं। शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जरूर ये चीज बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है मामले ज्यादा सामने आएंगे। तो क्या हम ये माने बाकी जगह टेस्टिंग नहीं हो रही है? देखिए, समस्या तो है ही ना, इसका मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो गया, फैल रहा है। इस फैलते हुए महामारी को रोकने की क्या है रणनीति? संकेत, रणनीति पे थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। पहले आपने जैसे अभी 1 महीने पहले की बात करी, तो मैं बताऊं कि हम सबकी याददाश्त बहुत छोटी सी होती है। हम आज 26 जून में बैठे हैं। 26 मई के ऊपर हम एक नजर डालें कि दिल्ली की क्या स्थिति थी। मेरे सामने हेल्थ बुलेटिन खुला हुआ है 26 मई का। 14,000 के करीब दिल्ली के अंदर केस 26 मई को थे, और उस समय 412 केस आ रहे थे। ये समय तब था जब बात की जा रही थी कि ये 412 केस भी ज्यादा हैं, और लॉकडाउन अगर खोलेंगे तो और बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, हम 400 केस उस समय ज्यादा मान रहे थे, और सिर्फ 14,000 केस थे उस समय पर। 1 महीने बाद लगभग 4,000 केस डेली आ रहे हैं, और 74,000 केस जो हैं दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। तो 1 महीने के अंदर तस्वीर इतनी बदल चुकी है दिल्ली के अंदर कि अगर आज के समय में अगर 2,000 आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली के अंदर हालत जो है वो काफी सुधर गई है। तो ये जब हम डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग डेली देख रहे हैं, वो 1 महीने पहले क्या हुआ वो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने याद दिलाया। रणनीति की जहां तक बात है, अब कल से, अब क्योंकि केंद्र सरकार ने यहां पे कहा जाए गृह मंत्रालय ने टेक ओवर कर लिया है पूरी तरह से, तो कल से दिल्ली के अंदर एक सीरो सर्वे शुरू होना है, जो एक सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं। इसके साथ में कंटेनमेंट जोन को रिडिजाइन किया गया है। कुछ कंटेनमेंट जोन ऐसे थे जो इतने बड़े बना दिए गए थे कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी निगरानी है, वही ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो रिडिजाइन करने के लिए कहा गया है, और सभी कंटेनमेंट जोन के अंदर जो है ये कहा गया है कि आप स्क्रीनिंग कीजिए और देखिए सबकी हालत जो है, सबकी स्थिति कैसी है। तो रणनीति के स्तर पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ,
इसको जमीन पर जब लागू करवाने की बात आती है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार कुछ दावे करे, दिल्ली सरकार कुछ दावे करे, लेकिन खींचतान भी चल रही है। और खींचतान के बावजूद भी हम ये कहेंगे अगर खींचतान हो रही है, दिल्ली का फायदा हो जा रहा है तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार नहीं आती तो जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली सरकार के ये आदेश नहीं मान रहे थे कि आप कोरोना का इलाज करिए, उन प्राइवेट अस्पतालों ने ये भी मान लिया कि हाँ हम रेट कैपिंग करेंगे, हम एक तय रेट से आगे जो है अपने रेट्स नहीं ले जाएंगे। तो ये अच्छी बात हुई है। और जो यही पहले हो जाता तो उसका रेट भी घटाया गया, 4500 से 2400 पे लाए हैं। लेकिन खींचतान, हाँ ये सवाल बिल्कुल हम भी पूछते हैं, लेकिन जब हम कवर करते हैं तो हमें ये इस बात का एहसास होता है कि जब दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई करती है तो उस तरह से अस्पताल या अफसर जो हैं वो काम नहीं करते हैं जिस तरह से अब जब केंद्र सरकार आ गई है और अफसरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ एक निर्देश देती है और अफसर जो है आदेश जारी कर देते हैं। जबकि होता यह था कि जब दिल्ली सरकार आदेश जारी करती थी तो उसके बाद प्राइवेट अस्पताल अपनी बात कहते थे, अफसर जो है वो अपनी बात कहते थे। लेकिन हाँ, केंद्र सरकार के बीच में आने से एक अच्छी बात बस ये हुई है कि कोई इफ बट नहीं हो रहा है। चलिए मैं तो बस इतना ही मानता हूं शरद कि इससे आ रही है आज भी अगर जो इंटरवेंशन हुआ है, जो दखल हुआ है, उससे अगर कुछ अच्छा हो जाए, भला हो जाए राष्ट्रीय राजधानी का, कि ये कोविड राजधानी ना बन जाए जो तेजी से बनती चली जा रही है, तो बहुत गनीमत होगा। शरद शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी का, और अपना ख्याल रखिएगा भाई, जब बाहर जाएं तो मास्क पहनते रहिएगा। अब आपको बताते हैं कोविड हॉटस्पॉट रही धारावी। देखिए कुछ एक सक्सेस स्टोरीज भी कही जा सकती हैं। ये मुंबई की वो जगह है जिसको कोविड हॉटस्पॉट कहा जाता था, कोविड राजधानी मुंबई थी अब तक, लेकिन उसी धारावी में मामले इतने घट गए हैं कि यहां के 2 कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं। धारावी अब एक मॉडल की तरह बन गया है। अब वहां 5 से 10 नए मामले सामने आ रहे हैं, इतने कम, जबकि पहले कई मामले सामने आ रहे थे। आज भी धारावी में 8 केस आए हैं और किसी की मौत नहीं हुई है। मुंबई का कोरोना हॉटस्पॉट रही धारावी के ये 2 कोविड केयर सेंटर्स हैं। 750 बेड वाला धारावी म्युनिसिपल स्कूल और 1500 बेड वाला राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहां भर्ती सारे पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज हुए और इलाके में घटते नंबर के साथ इसकी जरूरत भी खत्म हुई, इसलिए दोनों बंद किए जा चुके हैं। धारावी की कोरोनाग्रस्त मरीजों की संख्या कम होने के कारण धारावी का स्कूल पूरा मुझे क्वारंटाइन जो था वो खाली करके दिया। अभी प्रशासन अगर बोल देता है तो स्कूल रेडी होने के पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकते हैं। अगर प्रशासन चाहे स्कूल चालू करना है तो स्कूल हमारा पूरी तरह से रेडी है। कभी 100 पार आंकड़े दिखाने वाली धारावी 24 जून तक कभी 5 तो कभी 10 कोरोना संक्रमितों की संख्या दिखा रही है। डबलिंग रेट 102 दिन तक पहुंच चुका है। राज्य की सत्ता और बीएमसी पर काबिज शिवसेना को धारावी का श्रेय जाना लाजमी है। जिस तरीके से धारावी मॉडल सबके सामने आया है, देश के सामने आया है, जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रिशिएट किया है, वो दर्शाता है कि जो महाराष्ट्र, मुंबई और धारावी की स्ट्रैटेजी रही है, जहाँ पे हम अग्रेसिवली लोगों को ट्रेस करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम ट्रैक करते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। धारावी का यही सफल मॉडल अब मुंबई के उत्तरी इलाकों कांदिवली, मलाड, बोरीवली और दहिसर क्षेत्रों में बीएमसी ने जोरदार ढंग से लागू किया है, क्योंकि कोरोना के रोगियों की संख्या यहां तेजी से बढ़ रही है। इन इलाकों में 115 प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। डबलिंग रेट 19 से 27 दिन के बीच है। इसे काबू में लाने के लिए यहां धारावी की ही तरह मिशन 0 लॉन्च हुआ है। इस अभियान में डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की टीम के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी लोगों के घर घर तक जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। संदिग्ध मरीजों को तुरंत क्वारंटीन किया जा रहा है, जबकि लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था की जा रही है। भी आप देख रहे हैं ये कैंप लगाया गया है आज यहाँ पे, तो इसमें यही हम लोग सोच रहे हैं कि घर घर जाके लोगों को अवेयर करें, उनकी टेस्टिंग करें, और जो इस तरह के पॉजिटिव केसेस है उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से विलग या आइसोलेट कर सकें। मुंबई के नए हॉटस्पॉट बने मालाड के इस पी नॉर्थ वार्ड में महज 7 दिनों में 721 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। मुंबई शहर में ऐसे 7 वार्ड हैं जो नए हॉटस्पॉट बन बीएमसी की चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और पूजा भारद्वाज अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये जो सफलता है जो मुंबई को हासिल हुई है, खासतौर से धारावी में, ये मिशन 0 अचीव कैसे हुआ? अभी पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंच रहे हैं। देखिए कैसे अचीव हुआ,
हाँ जी जी, कैसे अचीव हुआ, क्योंकि देखिए जब एक दिन में 100 के करीब मामले निकल रहे हों, बहुत ही बड़ी चिंता की बात थी धारावी के लिए। और डबलिंग रेट अगर आप देखिए अप्रैल में एक वक्त में 3 दिन भी चला गया था, तो बहुत समय में ऐसा लगा बीएमसी को कि उनके हाथ से मामला कहीं ना कहीं निकलता नजर आ रहा है। उसी वक्त में जब माइग्रेंट्स लोगों का घर जाना शुरू हुआ था, तो पुलिस के जो लोग हैं बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे थे। इसलिए इस वक्त 8 बजे के लाइव के लिए मेरे साथ खुद धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बने हुए मेरे साथ, सीधे उनसे मैं समझूंगी सर कितनी बड़ी चुनौती रही जब आपकी पुलिस स्टेशन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे थे, लॉकडाउन भी यहाँ पर कायम रखना था, कितनी चुनौतियां आई और फिलहाल कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आपके लिए? यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये क्योंकि यहाँ के तकरीबन 80% लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं है। टॉयलेट्स के लिए लोगों को बाहर आना पड़ेगा ही, तो वो टॉयलेट साफ करवाना, वो लोगों को टॉयलेट में जाने के पहले और जाने के बाद साफ सफाई रखना, ये समझाना बहुत मुश्किल था। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर में खाना नहीं पकता है, यहाँ पे किचन नहीं है, तो लोगों को खाना पहुंचाने का भी बड़ा चैलेंज था। उसमें हमने लोगों को रेडी फूड दिया है, राशन भी दिया है उसके लिए। और उसके अलावा ये कोरोना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे प्रिकॉशन लेना है, ये लोगों को समझाना बहुत भारी था। तो उसके लिए हमने मेरे साउंड क्लिप बनाई थी कि कोरोना से कैसे बचना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। शुरू में लोग अपने सिम्टम्स छुपा भी रहे थे यहाँ, और उनको काउंसलिंग करने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई, वो भी बहुत बड़ी चुनौती रही आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग क्वारंटाइन होने से भी विरोध करते थे, क्वारंटाइन नहीं होते थे। लोगों को मालूम नहीं था कि कितना सीरियस है करके, बहुत लाइटली ले रहे थे, बाहर घूम रहे थे। लेकिन जब भी हमने अनाउंसमेंट चालू किया, साउंड क्लिप की तरह माध्यम से लोगों को समझाया, ये सब साउंड क्लिप सब मस्जिदों में लगाया और हर एक घंटे में 5-5 मिनट हम उसको बजाना चालू किया, तो लोगों में अवेयरनेस आ गई। लोकल लोगों को किस तरह से आपको मदद मिली? ये तमाम कुछ वॉलंटियर्स है मेरे साथ, जब आपकी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे तो इन वॉलंटियर्स का काफी आपको मेरे पास जो यहाँ पे जो रेडी फूड बांटने के लिए फूड सप्लायर थे, तो उनको ये बहुत सारे लोगों ने घर में जाके खाना बांटा है, या फिर वो वहाँ पे इनके सेंटर है खाना बांटने के, वहाँ पे लोगों को खाना बांटा है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स है वो हर गली में 2-2 खड़े रह के जो बाहर निकलेंगे उसको सोशल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाते थे, मास्क पहना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाते थे। उसके अलावा जो सैनिटाइजर बांटने बांटे हैं, 1 लाख सैनिटाइजर बांटे हैं, वो बांटने का भी काम ये लोगों ने किया है। तो संगीत आप देख सकते हैं कि बीएमसी पुलिस के साथ साथ जो इस तरह के कुछ वॉलंटियर्स हैं वो सड़कों पर रहे, इनके हाथ में, आपके हाथ में डंडे वंडे भी होते थे, आप लोग दबाते भी थे लोगों को। हम लोग यहाँ के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझाना कितना बड़ा मुश्किल काम था। बहुत सारे मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पूजा देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो प्रयोग हैं, ये जितने शहर एक दूसरे से सीखें उतना बेहतर है। और ये जो आपने हमको एक छोटा सा दृश्य दिखाया कि किस तरीके से किया, मेरे ख्याल से ये बस एक पहलू होगा। इस तरीके से कितने सैकड़ों लोग लगे होंगे पूरे शहर भर में इन मामलों को रोकने के लिए, इन मामलों को कंट्रोल करने में। शायद दिल्ली कुछ सीख ले सकता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का खबरों की खबर में, लेकिन जाइएगा नहीं, खबरें जारी रहेंगी। हरियाणा में सोनीपत के केजीपी हाईवे पर भारतीय वायुसेना के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चॉपर में खराबी आने के बाद ऐसा किया गया। अच्छी बात यह रही कि चॉपर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी तरह की अनहोनी नहीं।